नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दहलीज प्यार की। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानी जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन विवेक की राह में उसका संकोच भी था। बिंदु उससे लगभग दोगुनी उम्र की थी तो थोड़ी शर्म भी विवेक को रोक रही थी। एक दिन माँ कहीं रिश्तेदार की शादी में जा रही थी तो विवेक को घर की जिम्मेदारी सौंप गई कि रात को यहीं सो जाना। आज विवेक के दिल में असंख्य अरमान जग गए। वो दिन भर बस ख्वाबों में रहा और बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। आज बिंदु उसे सावन की घनघोर घटा सी लग रही थी और विवेक उस शीतल बारिश में बदन को तपन को शांत करने के सपने ले रहा था। विवेक से एक एक पल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिंदु से बात हो गई थी कि कब मिलना है। उधर बिंदु भी सज समझ कर मोरनी सी मन में नाच रही थी। आखिरकार वो पल आया जब नवांकुर पुष्प पराग सा विवेक का दिल और असंख्य पुष्पों का रसास्वादन कर चुकी तितली सी बिंदु का मिलन होना था। लेकिन विवेक ठिठक गया। आगे बढ़ने में संकोच हो रहा था। बालपन था, यौवन भी भरपूर, लेकिन कभी पुष्प का रस चखा नहीं था तो लाज भी आ रही थी। लेकिन ऐसे प्रेम मिलन की कई दहलीज पार कर चुकी बिंदु ने उसके संकोच को दूर किया और ले गई अपने शयन कक्ष में। अब विवेक की आंखों के सामने वो नजारा था जिसका दीदार वो स्वप्न में करता था। बिंदु ने यौवन से भरपूर मदहोश बदन के दर्शन कुछ यूं ही करवाए कि विवेक ने अब यह दहलीज भी पार कर ली। जिस विवेक ने कभी किसी औरत का चेहरा भी गौर से ना देखा हो, उसके सामने खिला हुआ गुलाब सा नग्न बदन था जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। विवेक ने भी अब आपा खो दिया और बिंदु से लिपट गया। भौरा सा पुष्प का रसास्वादन करने चिपक गया। गुलाब की पंखुड़ी सी बिंदु ने उसे आगोश में ले लिया। एक तरफ युवा बदन की तपिश और दूसरी तरफ कामुकता से भरा मदहोश बदन। शरद रात में दोनों का मिलन यूं हुआ जैसे सावन में दिन भर छाई घटा झूम कर बरस रही हो। बिंदु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। विवेक को इस कदर घायल किया कि अब वो उसके आगोश में बाहर नहीं आना चाहता था। इस मधुर आलिंगन से विवेक की चेतना जगी तो भोर हो रही थी। सुबह के 4 बज रहे थे। बिंदु को सोई छोड़कर विवेक घर की तरफ चला गया। इस मिलन के पश्चात तो विवेक का जीवन ही बदल गया। अब वो सब कुछ भूल सा गया। बस बिंदु उसके लिए सब कुछ थी। सैकड़ों काम छोड़े बिंदु को खुश करने के लिए। खूब चर्चा करने लगा, उपहार देने लगा। लेकिन इस दिखावे से विवेक भूल गया कि वो इतनी बड़ी गलती कर रहा है जिसका अंजाम अविश्वसनीय है। विवेक का मन अब काम पर नहीं लगता था। सिर्फ बिंदु ही थी उसका जीवन। बदन का मिलना तो दोनों के लिए आम था, कभी भी कहीं भी। जिस दहलीज से विवेक कतरा रहा था, अब वो उस दहलीज को सैकड़ों बार पार कर चुका था। अपने संस्कार, सोच, शर्म और काम अब विवेक को तुच्छ लगने लगे थे। बस बिंदु का प्यार उसके लिए स्वर्ग के समान था। लेकिन बिना काम यह सब कैसे चलता? पैसे भी चाहिए थे। आए दिन बिंदु को कोई ना कोई ख्वाहिश रहती और विवेक भी अब स्टैंडर्ड से रहना चाहता था तो खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जवान दिल इन बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता गया। विवेक माँ से पैसे ले लेता, कहता वापस कर दूंगा। माँ भी विवेक की इच्छा को पूरी करने कर्ज ले लेती थी और विवेक जब भी मांगता उसको पैसे दे देती। लेकिन कर्ज वापस भी करना होता है, विवेक करता कहाँ से? प्यार, बिंदु के प्यार में खोकर वो अब काम तो कुछ करता भी नहीं था।
कहीं जाता तो 10-12 दिन से ज्यादा नहीं टिकता था। बिंदु का आकर्षण उसे दूर रहने नहीं देता था। विवेक अनजाने में ऐसे दलदल में फंस गया था कि न आगे का रास्ता था न पीछे का। धीरे धीरे माँ को शक होने लगा। एक के बदले व्यवहार पर, खर्च पर तो माँ ने ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो बिंदु और विवेक के इस रिश्ते का आभास हो गया। कई बार माँ ने समझाया, लेकिन विवेक को कहाँ समझ में आता है। ना बिंदु उसको कहीं जाने देती। थक कर माँ ने एक दिन 4 वर्ष के कर्ज का हिसाब बनाकर विवेक के हाथ में पर्ची थमा दी और बोली कि आज से मेरे घर की दहलीज पर कदम मत रखना। विवेक से पर्ची का हिसाब देखा तो पांवों तले जमीन खिसक गई और सर से आसमान भी गायब। विवेक की आंखें फट कर कानों तक जा पहुंची। इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा? उसका तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। ना इस नाजायज कर्ज के बारे में घर वालों से बात कर सकता है। अब करे तो क्या करे? विवेक ने बिंदु से बात की तो बिंदु ने बात टाल दी। उसने अपने दोस्तों से विमर्श किया, लेकिन किसी के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब कहाँ जाए? कोई दहलीज ऐसी नहीं थी जिस पर विवेक की परेशानी का समाधान हो सके। निराश होकर विवेक शराब पीने लगा। उसके परेशानी का हल नहीं निकला। अब विवेक और ज्यादा दलदल में डूबता जा रहा। एक रोज दूसरे गांव में वो अपने दोस्तों के पास बैठा शराब पी रहा था तो उसको बिंदु की याद आई। उसने बिंदु के पास फोन किया, लेकिन बिंदु दूसरे नंबर पर व्यस्त थी। विवेक से 8-10 दफा कॉल किया, लेकिन बिंदु ने जवाब नहीं दिया। विवेक का नशा उतर गया, क्योंकि जो बिंदु हर हालत में विवेक के फोन का जवाब देती थी, आज क्यों नहीं दे रही है? विवेक को गुस्सा आया। वो उठा और पैदल गांव की तरफ चला। कोई 2 घंटे पैदल चलकर विवेक गांव पहुंचा। सीधे बिंदु के घर गया। रात का सन्नाटा था तो सब सो रहे थे। बिंदु के कमरे के पास पहुंचते ही विवेक के पांव ठिठक गए। कमरे में से मादक आवाजें आ रही थी। कमरे में रोशनी थी तो विवेक ने खिड़की के छेद से झांक कर देखा तो विवेक के हाथ पांव शिथिल पड़ गए। मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे लकवा मार गया हो। अंदर बिंदु किसी के साथ हम बिस्तर थी। विवेक वहीं बैठ गया, रोने लगा। गुस्सा आया कि पत्थर लेकर दोनों का सिर फोड़ दूं, लेकिन पता नहीं क्यों विवेक ने यह विचार अंदर ही दफन कर दिया। विवेक के रोने की आवाज शायद बिंदु के कानों में पड़ी। वो आधे अधूरे कपड़े पहनकर बाहर आई और गुस्से में बोली, तू यहाँ क्या कर रहा है? किससे पूछकर मेरे घर में आया है तू? विवेक निशब्द था। उसकी जबान तो बेजान हो गई थी। बिंदु बोलती रही, तेरे पास अब है ही क्या? यह देख, राज पहली बार आया है। यह सोने की चैन दी है। तेरे पास अब क्या है? निकल मेरे घर से। कहते हुए बिंदु ने विवेक का हाथ पकड़ करके धक्का दे दिया। बिंदु की ऊंची आवाज पड़ोसियों ने सुनी तो दौड़कर आए तो वहां विवेक को नशे में धुत और आधे अधूरे कपड़े में बिंदु को देखा तो बिना हकीकत जाने सबने विवेक को ही गलत मान लिया। आधी रात के इस शोर से काफी लोग इकट्ठा हो गए और बात विवेक के घर भी पहुंच गई। विवेक के घर वालों को यकीन नहीं हुआ कि उनके लाड प्यार का यह सिला मिलेगा। उन्होंने विवेक को वहीं छोड़ा और बोले कि पुलिस को बुलाओ या जो भी करना है करो, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। विवेक की मुंह बोली माँ बीच बचाव करके विवेक को बाहर ले गई और बोली, तूने आज तक मेरी बात नहीं मानी। आज एक अंतिम बात कह रही हूँ, यहाँ से दूर चला जा और तब तक ना आना जब तक तू इस कलंक को मिटा ना दो। समय हर घाव को भर देता है। कुछ ऐसा कर कि यह बात सब भूल जाएं और नए विवेक को सब याद रखें। कहकर माँ अंदर चली गई। विवेक चेतनाहीन होकर के खड़ा रहा। विवेक अपने घर की तरफ चला। छत पर जाकर सो गया, जहां वो अक्सर बिंदु से मिलने के बाद आकर सोता था। शून्य से मस्तिष्क में कुछ नहीं था। आसमान को देख रहा था। आंखों का पानी भी सूख गया था। ना गुस्सा ना चिंतन, बस एकटक आसमान निहार रहा था। पुरानी बातें याद आ रही थी जो विवेक के दिल पर गहरा आघात दे रही थी। नींद दूर दूर तक नहीं थी। चिड़िया के चहचहाने की आवाज से पता चला कि सुबह हो गई है। विवेक अपने अंजाम तक पहुंच गया था। अब बस आखिरी दहलीज तक जाना था। सुबह घर से निकलकर और माँ को फोन किया।
भरे गले से कहा कि आखिरी बार 1,000 रुपए दे दो। उधर से भी रूंधे गले से आवाज आई कि आकर ले जा। विवेक की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। माँ के घर पहुंचा, नजर झुकी हुई थी। माँ ने पैसे दे दिए। लेकर के विवेक झुकी नजरों के साथ ही घर से निकल गया। बस पकड़ी और दिल्ली पहुंच गया। 2 दिन रेलवे स्टेशन पर सोचते हुए गुजार दिए, लेकिन विवेक को कोई रास्ता नहीं सूझा कि आखिर जाऊं तो जाऊं कहां। तीसरे दिन का सूर्य भी अस्त हो गया, पर विवेक का विवेक अभी भी निस्तेज था। सोचते सोचते विवेक रास्ते पर चल रहा था। विवेक को पता ही नहीं चला कि चलते चलते वो सड़क के बीच में आ गया था। वो अपने बीते हुए कल में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला। अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। विवेक सड़क पर गिर गया। गाड़ी से एक सज्जन बाहर निकले और देखा तो विवेक को चोट आई थी। सज्जन ने विवेक को गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर के पास ले गए। पट्टी करवाई और विवेक का परिचय लिया तो विवेक ने अपने बारे में बताया कि वो दिल्ली काम की तलाश में आया है। सज्जन दिल्ली के प्रतिष्ठित सेठ थे। उन्होंने विवेक को अपनी दुकान में काम पर रख लिया। विवेक भी अब पूरे मन से काम करता था, लेकिन उसका बीता हुआ कल उसको रात में सोने नहीं देता था। बार बार उसको बिंदु का वो बर्ताव और खुद की गलती याद आती थी। वो कर्ज के बारे में सोचकर अक्सर रो पड़ता था। सेठ जी का काम बहुत बड़ा था। अपनी नादानी और बिंदु के व्यवहार से विवेक ने बहुत कुछ सीख लिया था। वो मन लगाकर और ईमानदारी से सेठ जी का काम संभालता रहा। उधर सेठ जी भी ऐसा काम देखकर बहुत खुश थे। हर माह विवेक के वेतन में वृद्धि होने लगी। 2 साल हो गए। विवेक अब सेठ जी का विश्वास पात्र बन गया और हर माह वेतन घर पर भेजता था। विवेक का कर्ज धीरे धीरे अब कम हो रहा था। अब विवेक अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ रहा था। घर वाले भी कुछ संतुष्ट थे। सबसे ज्यादा मुंहबोली माँ को सुकून था। इधर बिंदु राज के साथ खुश थी, लेकिन अपनी गलती की सजा तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। बिंदु का एक 7 साल का बेटा था। अचानक एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ। बिंदु उसे डॉक्टर के पास ले गई तो पता चला कि लीवर में पानी भर गया है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए पैसों की जरूरत है। बिंदु के पास जमा पूंजी थी नहीं। बिंदु ने राज को बात बताई और मदद के लिए कहा। राज ने कोशिश करता हूं कह करके कॉल कट कर दिया। शाम के समय बिंदु बेटे को लेकर के घर आई। आज बिंदु दुखी थी। अपने इकलौते बेटे के लिए तड़प रही थी, जो उसकी आंखों के सामने था, लेकिन गंभीर बीमारी से ग्रसित था। बिंदु ने फिर राज को फोन मिलाया तो राज का नंबर बंद मिला। बिंदु को झटका लगा, लेकिन अगले ही पल सोचा कि राज कोशिश कर रहा है। मोबाइल बंद हो गया होगा, लेकिन बिंदु के मन में किसी अनहोनी का डर बैठ गया। पूरी रात नींद आंखों में नहीं थी। जागते जागते रात बीत गई। बिंदु ने उठते ही राज को फोन किया, लेकिन नंबर फिर बंद था। अब बिंदु का बदन कांपने लगा, रोने लगी। वो 1-2 और रिश्तेदारों से बात की, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। सब बिंदु के व्यक्तित्व को जानते थे, तो कोई मदद को तैयार नहीं हुआ। बिंदु के पास कोई चारा नहीं था। आंगन में दीवार के सहारे रोते हुए बैठ गई। पास में बिस्तर पर बिंदु का बेटा सो रहा था। बार बार उसको देख रही थी। वो नादान ना बिंदु के रोने का कारण जानता था और ना ही सामने खड़ी अनहोनी को। कुछ देर रोकर शांत होने के बाद बिंदु को याद आया कि राज ने उसे 2-3 सोने के उपहार दिए थे, चैन, अंगूठी और हाथ का लॉकेट भी। कोई और रास्ता नहीं देखकर बिंदु ने सोचा कि उनको बेच दूं और इलाज करवाऊं। क्या पता राज का फोन आ जाए और वो मदद कर देगा।
बिंदु ने चैन अंगूठी लॉकेट को लिया और दौड़ी सुनार की दुकान पर। बेहाल बिंदु आंखों से जलधारा बहाते हुए सुनार को सब बताया। स्वर्णकार ने कहा, बहन सामान सही होगा तो अभी तुम्हें पैसे दे दूंगा। बिंदु ने मन में सोचा, आज राज कितना काम आया है। भले ही उसका फोन बंद है, लेकिन उसके उपहार से ही आज मुन्ने का इलाज होगा। उसको क्या पता था कि अगले ही पल उसकी यह उम्मीद टूट जाएगी। स्वर्णकार ने 2-3 दफा देखा और पिघलाया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी सोना नहीं निकला। बिंदु से कहा, बहन यह सब नकली है, एकदम नकली, इनका तो 1 रुपया भी नहीं देगा। इतना सुनते ही बिंदु निढाल होकर के वहीं गिर गई। स्वर्णकार ने उसे पानी पिलाया और घर भेजा, सांत्वना भी दी कि सब ठीक हो जाएगा। बिंदु घर तो आई, लेकिन इस तरह जैसे उसके पास आज कुछ नहीं है। आज बिंदु भी शून्य में थी। वो खुद को कोस रही थी कि जिस राज को जिस्म दिया उसने ही इतना बड़ा धोखा दिया। अचानक बिंदु को याद आया कि चैन तो उसको विवेक ने भी दी थी। अचानक बिंदु के शरीर में फुर्ती आ गई। दौड़कर कमरे में गई, संदूक में से विवेक की दी हुई चैन निकाली और वापस दौड़ करके उसी स्वर्णकार के पास गई। दादा इसको देखो, शायद यही असली हो। बिंदु रो रही थी, चैन भी भारी थी। स्वर्णकार ने देखा, परखा, चेहरे पर चमक आई। बिंदु की सांसें रुकी हुई थी, लेकिन स्वर्णकार ने कहा, बहन यह असली है। बिंदु ने ठंडी सांस ली और अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से स्वर्णकार ने उसे चुप कराया। चैन के बदले बिंदु को 80,000 रुपए मिले। हालांकि इतने पैसों से मुन्ने का इलाज नहीं होगा, लेकिन पता नहीं आज बिंदु को खुद से नफरत हो गई थी। उधर बिंदु की पड़ोस और विवेक की मुंहबोली मां ने बिंदु की कुछ मदद की और बिंदु को दिल्ली मुन्ने का इलाज करवाने भेज दिया। बिंदु ने मुन्ने को भर्ती करवाया और इलाज शुरू हुआ। पैसे तो बिंदु के पास अब भी कम थे, लेकिन इलाज शुरू हो गया था। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन के लिए 50,000 और कम है। बिंदु ने कहा, आप ऑपरेशन कीजिए, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि बिंदु के पास 50 रुपए आने का भी रास्ता नहीं था, लेकिन न जाने फिर भी बिंदु खुश थी। उसको सुकून था, आंखों में संतोष भरे आंसू थे। शायद विवेक के बारे में सोच रही थी। इधर विवेक के सेठ जी को मौसमी बुखार था, तो विवेक सेठ जी को हॉस्पिटल लेकर गया हुआ था। अचानक विवेक की नजर बेंच पर बैठी हुई बिंदु पर पड़ी। पहले तो विवेक छिप गया, फिर सोचा बिंदु यहाँ कैसे। रिसेप्शन पर पूछताछ में पता चला कि बिंदु मुन्ने का इलाज करवाने यहाँ आई है। विवेक को बिंदु पर गुस्सा अब भी आ रहा था, लेकिन उसने सोचा कि मुन्ने का क्या कसूर है, वो तो नादान है। एक समय मैं भी नादान था। विवेक बिंदु के सामने नहीं आया। डॉक्टर से बात की तो पता चला कि मुन्ने के लीवर में पानी भरा हुआ है, ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर ने विवेक को सब बताया कि पैसे कम होने से ऑपरेशन में देरी हो रही है। विवेक ने डॉक्टर को कहा कि आप ऑपरेशन कीजिए, पैसे जमा हो जाएंगे। विवेक छुप कर वहां से चला गया। सेठ जी को छोड़ने घर आकर सेठ जी से कहा कि 50,000 रुपए चाहिए, तो सेठ जी ने दे दिए। चूंकि विवेक सेठ जी का सबसे विश्वास पात्र था, तो सेठ जी ने दे दिए। विवेक वापस हॉस्पिटल गया, पैसे जमा करवाए और मुन्ने का ऑपरेशन करवाया। बिंदु को पता नहीं था कि यह सब किसने किया है। मुन्ने का इलाज हो गया। बिंदु खुश थी, लेकिन वो उस शख्स से मिलना चाहती थी जिसने यह मदद की थी। कुछ दिनों में मुन्ना ठीक हुआ। डॉक्टर ने अब घर जाने की इजाजत दे दी थी। दवाई और कुछ नसीहत दे करके डॉक्टर ने बिंदु को कहा कि आप अब आराम से घर जा सकती हो। बिंदु ने डॉक्टर से पूछा कि साहब यह बता दो कि ऑपरेशन के पैसे किसने दिए हैं। डॉक्टर ने कहा कि मैं नाम तो उनका जानता नहीं हूँ, लेकिन वो रोज सुबह शाम यहाँ
वहाँ आकर मुन्ने का हालचाल पूछते हैं। अभी उनके आने का समय है। बिंदु ने सोचा आज देखती हूँ कि कौन है वो इंसान। कुछ देर में सूट बूट में एक व्यक्ति आया। डॉक्टर से बात हुई और मुन्ने के स्वस्थ होने का पता चला तो खुश हुए। बिंदु दूर से देख रही थी। गौर से देखने पर बिंदु ने पहचान की कि यह तो विवेक है। बिंदु वहीं बैठ गई। उसके हाथ पांव शून्य हो गए, आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल में दर्द भरी तसल्ली भी थी। बिंदु विवेक से मिलना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि विवेक के सामने जा सके। बिंदु अतीत में खो गई थी। अचानक देखा कि विवेक उसके सामने से गुजर रहा था। बिंदु के मुंह से आवाज नहीं निकली, बस हाथ उठा, लेकिन विवेक ने मुड़ करके नहीं देखा था। मुख्य दरवाजे से बाहर निकलने के बाद बिंदु हिम्मत करके उठी, बाहर की तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक विवेक हॉस्पिटल की दहलीज पार कर चुका था और उस दहलीज पर जाना अब बिंदु के बस का नहीं था। एकाएक बिंदु की आंखों से फिर अश्रुधारा निकल पड़ी। दहाड़ मार कर रोने लगी, लेकिन अब विवेक और बिंदु के बीच बहुत दूरी थी। एक ऐसी दहलीज थी जो बिंदु ने स्वयं बनाई थी। आज बिंदु विवेक का चेहरा भी ठीक से नहीं देख सकी थी। आज बिंदु को खुद के बदन पर गुस्सा आ रहा था और विवेक के नेक दिल पर उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की धारा झरने के रूप में बह रही थी। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।